दोस्तों, घूमता आईना पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे तमिलनाडु की भाव के साथ आंखों देखी में। तमिलनाडु की राजनीति में भी बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं साहब। वो सी राजा जी का जमाना और उसके बाद वो कामराज, उसके बाद अन्नादुरई, फिर करुणानिधि और उसके बाद तो करुणानिधि का परिवार ही पूरा चला आ रहा है। बीच में अगर इनको किसी ने चुनौती दी तो सिर्फ जयललिता ने। आपको मालूम होगा कि पहले ये मद्रास स्टेट कहलाता था और 69 में मेरे ख्याल से जिस समय अन्नादुरई मुख्यमंत्री थे, इसको बदल के तमिलनाडु कर दिया गया। वो लैंग्वेज के आधार पे डिवीजन हो रहा था स्टेट्स का। अब बंगाल में और तमिलनाडु में जो मुख्य अंतर नजर आता है कि जो बंगाल में ममता दीदी हैं और या फिर उसके पहले वामपंथी थे, उन लोगों ने हिंसा पर बहुत ज्यादा जोर दिया। वो हिंसक तरीकों से वोट पाते रहे, हिंसक तरीकों से जनता को डराते रहे। और तमिलनाडु की राजनीति में लंबे समय से नजर आ रहा है, हिंसा तो नजर नहीं आती, लेकिन वोटरों को खरीदने का एक सिलसिला जारी है। आज अगर 1-1 ग्राम सोना देने की बात कर रहे हैं स्टालिन, तो किसी जमाने में जयललिता ने भी लड़कियों को मंगलसूत्र के लिए सोना देने की बात कही। तो भाई, ये जो तमिलनाडु राजनीति का उतार चढ़ाव आप पिछले 50 साल से देख रहे हैं, आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसकी शुरुआत पेरियार से हो गई थी, यानी आज़ादी के आंदोलन के पूर्व जो एंटी ब्राह्मण मूवमेंट शुरू हो गई, वहाँ से मानो ब्राह्मण्स भगाए गए एक तरीके से। तो वो द्रविड़ कज़ागम डीके नाम की संगठना थी उनकी, पेरियार रामास्वामी पेरियार की। तो उसमें जो उनके चेले थे उसमें अन्ना दुराई थे, और अन्ना दुराई ये अच्छे लेखक थे, पत्रकार थे। वो नाटक लिखते थे, सिनेमा के स्क्रिप्ट लिखते थे। तो उन्होंने अलग होकर, यानी पेरियर पॉलिटिक्स में नहीं उतरना चाहते थे, तो अलग होकर, जैसे अन्ना हजारे के से केजरीवाल अलग हो गए, उन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई, वैसे डीके से अलग होकर द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम ये पार्टी अन्ना दुराई, सीएन अन्ना दुराई ने बनाई। और उनके चेले थे ये करुणानिधि। वो करुणानिधि थोड़े बहुत एक्टिंग वगैरह करते थे, लेकिन बेसिकली स्क्रिप्ट राइटर थे, और उन्होंने फिल्मों का जरिया बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया। यानी डीएम के अगर लोगों तक पहुंची है तो कार्यकर्ता बाद में बने, लेकिन पहले हीरो वर्शिपिंग जो था। तो मुझे मैंने एक मेरा दोस्त था, अभी वो जिंदा नहीं है, पेरेक चंद्रा, उससे सब तमिल राजनीति मैंने समझ लिए। तो दुनिया भर के हीरो निकालकर अन्ना दुराई या करुणानिधि उस पर फिल्में बना देते। शिवाजी पर उन्होंने फिल्म बनाई थी, या ड्रामा, शायद ड्रामा था। तो उस ड्रामा में काम करने के लिए उस समय के पॉपुलर हीरो थे एमजी रामचंद्रन, वो तैयार नहीं हुए। लेकिन उसमें गणेशन नाम का एक जो था आर्टिस्ट वहां का पॉपुलर, उसने वो भूमिका की थी, और उससे उसका नाम शिवाजी गणेशन बन गया। शिवाजी गणेशन जो हम उन्हीं शिवाजी गणेशन की बात कर रहे हैं जो रेखा के पिता हैं। नहीं, वो जेमिनी गणेशन है, वो जेमिनी गणेशन है। मैं बोल रहा हूँ वो शिवाजी गणेशन। वो फिर आगे चलकर कांग्रेस पार्टी में गए, लेकिन डीएमके में नहीं गए। लेकिन उनको जो नाम मिला है वो उस नाटक के कारण मिला है। तो एमजी रामचंद्रन और ये शिवाजी गणेशन है, पैरेलल थे तमिल फिल्म में। जैसे हम देखते ना कमला हसन और ये रजनीकांत, ये जैसे पैरेलल था, उसी तरीके से ये पैरेलल है। और अजीब बात ये है कि शिवाजी गणेशन ये तमिल है, और एमजी रामचंद्रन तमिल नहीं थे, वो मलयाली थे। जैसे रजनीकांत ये बेलगांव का मराठी है, और वहां जाके तमिल हीरो सुपरस्टार बन बैठा। वैसे एमजी रामचंद्रन भी ओरिजिनली मलयालम थे, और वैसे हो गया। लेकिन अन्ना दुराई बड़े चालाक और होशियार राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने फिल्मों में एमजी रामचंद्रन का इस्तेमाल किया, लेकिन उसको अपनी पार्टी में बड़ा स्थान नहीं दिया था।
जब 67 में डीएमके सत्ता में आ गई, कांग्रेस हार गई, भक्तवत्सलम करके उनके उस समय के मुख्यमंत्री थे, और कांग्रेस के अध्यक्ष वहां के एक एमएलए थे के कामराज, वो भी एक समय मुख्यमंत्री थे, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष बने और उनकी जगह भक्तवत्सलम करके मुख्यमंत्री बने थे, जिनकी हार मुख्यमंत्री रहते हो गई थी। और कामराज को एक 25 साल के लड़के ने हराया था। इतनी एक वेव आती है, तो वेव जो आती है उसका वो पहला दर्शन था 67। तो उसके बाद बहुत जल्दी, यानी कुछ 8-10 महीने में अन्ना दुरई का मृत्यु हो गया। तो वो उस समय के मुख्यमंत्री थे, तो उनकी जगह करुणानिधि चुने गए, लेकिन करुणानिधि डायरेक्ट मुख्यमंत्री नहीं बने। उस समय एक अलग जमाना था, अगर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मर जाते थे तो प्रेसिडेंट या राज्यपाल किसी को हंगामी मुख्यमंत्री बनाते थे। जैसे हमारे यहाँ नेहरू के बाद गुलजारीलाल नंदा, शास्त्री जी के बाद गुलजारीलाल नंदा कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बने, फिर पार्टी की मीटिंग हो गई, एमपीज ने एमएलए चुनते थे, तो नेंदू सेजियन करके जो थे वो मुख्यमंत्री बने थे, और पार्टी मीटिंग में करुणानिधि को चुना गया, वो मुख्यमंत्री बने। तो नेदू सेजियन की एक बात कहना बहुत जरूरी है। नेदू सेजियन को 2 नंबर का, यानी अण्णादुराई के 2 नंबर थे, करुणानिधि के 2 नंबर थे, फिर एमजी रामचंद्रन के 2 नंबर थे, जयललिता के भी 2 नंबर थे, 1 नंबर कभी बने नहीं। तो जब कोई बोलता है ना ये 2 नंबर का है, तो 2 नंबर का हमारे देश का इतिहास हम देखेंगे तो 2 नंबर कभी 1 नंबर नहीं होता। तो वो जाने दो। तो ऐसे में उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता करुणानिधि ने पार्टी अपने फैमिली की पार्टी बनाई। जैसे अकाली दल जो था वो उसी समय प्रकाश सिंह बादल भी 67 में, पहले गुरनाम सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनकी जगह अकाली दल में बादल मुख्यमंत्री हो गए, और आगे चलकर उन्होंने पार्टी ही फैमिली पार्टी बनाई। तो तमिलनाडु में ये डीएमके फैमिली पार्टी बन रही थी। तो लेकिन ये एक समय रूममेट थे, एमजी रामचंद्रन और करुणानिधि। तो करुणानिधि ने एमजी रामचंद्रन को पार्टी में लाया, खजांची बनाया, लेकिन जब 71-72 का चुनाव आ गया तब इनमें थोड़ा टसल शुरू हो गई थी, क्योंकि स्टैलिन को हीरो बनाना चाहते थे करुणानिधि, और उससे एमजी रामचंद्रन नाराज हो गए, और उससे जो डीएमके में टसल शुरू हो गई। तो एक दिन उठकर ये बाहर हो गए एमजी रामचंद्रन, और वहाँ एक तरीका होता है, हर गांव में फैन क्लब होते हैं, हर हीरो के फैन क्लब होते। तो रातों रात जो फिल्म फैन क्लब्स थे उनकी अन्ना डीएमके बन गई। वीरप्पन नाम के उनके एक मिनिस्टर थे, तो उन्होंने उनको नजदीकी थे, वो वीरप्पन जो थे उन्होंने वो फेडरेशन, फैंस फेडरेशन जो था उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने एक दिन में पार्टी बनाई पूरे तमिलनाडु में। तो वो पार्टी नहीं थी, एक्चुअली फैन क्लब्स थे। तो इसी तरीके से आज जो विजय थलपति हम देख रहे, या कमला हसन की पार्टी बनी, रजनीकांत की बनते बनते रुक गई, तो वो पार्टी कैसे बने थे? फैन क्लब ही पार्टी बन जाती। तो कहने का मतलब है, तो करुणानिधि ने जब ये फैमिली पार्टी बनाई, उससे डीएमके के टुकड़े होना शुरू हो गए, फिर पीएमके बनी, डीएमडीके बनी, वगैरह वगैरह बहुत सारी पार्टियां, एमडीएमके बनी, अलग अलग पार्टियां बनी। तो बिखर दी गई, लेकिन एक मेंटालिटी पिछले 50 साल में बन गई कि हम हिंदी के खिलाफ है, इसलिए हम दिल्ली के खिलाफ है। और जो कांग्रेस वहां से ओझल हो गई, तो उसका भी एक कारण है, जब 80s में 1980 में जब इंदिरा गांधी बाउंस बैक कर रही थी, तो इंदिरा गांधी को किसी भी तरीके से फिर से दिल्ली की सत्ता में आना था। तो उन्होंने एक चालाकी ये की कि जो जो साथी ले सकते थे, तो उसमें अन्ना डीएमके को साथ ले लिया, और डीएमके के खिलाफ अन्ना डीएमके की ताकत कितनी है ये 1980 के उस चुनाव में सामने आ गई, और आगे चलकर 2 डीएमके में ही, यानी 2 द्रविड़ पार्टियों में तमिलनाडु की राजनीति बढ़ गई। बहु
इसीलिए आज मैंने इसकी शुरुआत ऐसे की क्योंकि जो तमिलनाडु की राजनीति है इसमें फिल्मों का बड़ा घालमेल है, और आपको मतलब राजनीति और फिल्में यही दो सब्जेक्ट आपके सबसे प्रिय हैं सबसे। और आपने दोनों को बैठा के किस तरह आपने बताया कि एक पूरा फैन क्लब एक मूवमेंट बन गया, एक मूवमेंट बन के ही नहीं उसने एक पार्टी बना दी, और किस तरह अलग अलग पूरी कितनी ढेर सारी दिलचस्प बातें आपने बताई। मुझे याद है कि एक मौका ऐसा भी था कि कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में तमिलनाडु का चुनाव ही नहीं लड़ा था, और वो उन्होंने पूरा वॉकओवर दे दिया था डीएमके को। उसके बाद से कांग्रेस कभी हाँ, वो तो ये हुआ था। तो 1980 की बात मैं वही कर रहा हूँ। जनता पार्टी खत्म होने के बाद जो इंदिरा गांधी ने बाउंस बैक किया, तो उनको किसी भी तरीके से दिल्ली की सत्ता चाहिए थी, तो उन्होंने अन्ना डीएमके के साथ ऐसी एडजस्टमेंट की कि 40 में से आधी सीटें लोकसभा की मुझे दे दो, आधी तुम लड़ो। और विधानसभा में 20 सीटें भी मिली तो चलेगी, लेकिन नहीं दी तो भी चलेगी, कोई जरूरत नहीं। तो एक तरीके से पार्टी इंदिरा गांधी ने तमिलनाडु में खत्म करने के लिए मदद की। उसके बाद कांग्रेस फिर से खड़ी नहीं हुई। एक थोड़ा 1996 में थोड़ा कुछ हुआ था, जो जीके मुपनार के नेतृत्व में कांग्रेस अलग से बनी और जिन्होंने डीएमके के साथ हाथ मिलाया था, और जयललिता की एक छतरी सब चलती थी, उसके खिलाफ गठबंधन बने थे डीएमके कांग्रेस। उसको उन्होंने उस समय की टीएमसी, वो पहली टीएमसी है, तमिल मनीला कांग्रेस नाम था उसका, जिसमें ये चिदम्बरम फिर मणिशंकर अय्यर वगैरह शामिल हुए थे। उसका जो पॉलिटिकल लीडर था वो जीके मुपनार था। और आगे चलकर जब सोनिया गांधी आ गई तो उसने अपनी पार्टी कांग्रेस में विलय कर दी, लेकिन वो पहली ओरिजिनल को टीएमसी है। बाद में ये तृणमूल कांग्रेस बनी, लेकिन जो टीएमसी बोलते लोगों को ध्यान में नहीं है कि वो पहली टीएमसी थी, तमिल मनीला कांग्रेस उसका नाम था। और वो किसके लिए थे पार्टी बनी कि जयललिता को हराने के लिए। अब ये और एक मजाक है तमिल फिल्मी राजनीति का कि ये एमजी रामचंद्रन ने तमिलों पर राज किया, फिर जाके एमजी रामचंद्रन जब मुख्यमंत्री बने तो अपना वारिस करके उन्होंने अपनी पॉपुलर हीरोइन थी जयललिता, उसको वारिस करके लाया, उसको राज्यसभा का मेंबर बनाया, उसको जॉइंट सेक्रेटरी बनाया पार्टी का। तो आगे चलकर जब एमजी रामचंद्रन का देहांत हो गया, तो जो मैंने बोला ना वीरप्पन जिसने डीएमके बनाई थी, वो तो जयललिता के खिलाफ था। तो उसने एमजीआर के पत्नी को साथ लेकर वारिस करके जानकी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन उस चुनाव में दोनों अन्ना डीएमके हार गए, करुणानिधि बाउंस बैक हो गए। तो जानकी अम्मा ने अपना सब कारोबार लपेटा, बोरिया बिस्तर, और बोले जयललिता का तू ही संभाल। और आगे चलकर जयललिता एमजीआर की पार्टी जो थी अन्ना दुराई, अन्ना डीएमके की सबसे बड़ी नेता बन गए, उसको हराना मुश्किल हो गया। तो उस वक्त की याद है, ये वही दौर था जब जयललिता के साथ विधानसभा में मारपीट हुई थी। नहीं, वही तो जो क्या हुआ था, तो उनके सिर्फ 22 एमएलए चुनकर आए थे और उसको अपोजिशन लीडर बन गई थी। तो जब वो बोलने को खड़ी हो गई तो हाउस में उसको मारा पीटा गया, उसकी साड़ी फाड़ी गई। तो बाहर आके जयललिता बोली थी, इसके बाद अगर विधानसभा आऊंगी तो मुख्यमंत्री बनकर आऊंगी। और 5 साल बाद उन्होंने इसको डीएमके को हराया, और इस ढंग से हराया कि अकेले करुणानिधि छोड़कर दूसरा एमएलए तक चुनकर नहीं आया। मुझे याद है अन्ना नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से अकेले करुणानिधि चुनकर आए थे और गुस्से में उन्होंने भी रिजाइन कर दिया था। तो बिना डीएमके की 1 टर्म विधानसभा उसी तमिलनाडु की चली है। तो ये बात भी भूलनी नहीं चाहिए। और इस ढंग से जो चलता है वो बिल्कुल समझना जरूरी होता है कि क्या क्या तरीके से वेव्स आती है। भाऊ, करुणानिधि ने गुस्से में रिजाइन नहीं किया था, करुणानिधि ने इसलिए रिजाइन कर दिया था, उनको मालूम था कि उन्होंने कुछ ही दिन पहले जयललिता के साथ क्या किया। उन्हें मालूम था कि अगर वो अकेले असेंबली में जाएंगे तो उनके साथ वही होगा जो जयललिता के साथ किया गया था।
बल्कि बाद में आप वो तो देखिए आगे किया, जब करुणानिधि को आगे किया घसीट घसीट के गिरफ्तार किया भाव। घसीट कर उनकी लेके गए थे लुंगी उसको, खुल गई, और टीवी पे मैंने देखा मुरसोली लुंगी खुल मारन गई, को भी उठा कर लेके मुरोसली गए थे। मारन को भी, हाँ। और इनको पुलिस घसीट के ले जा रही थी, और करुणानिधि और मुरोसली मारन ये केंद्र में मंत्री थे, इनकी लुंगी खुल गई थी मंत्री और थे। पुलिस घसीट के ले जा रही थी। आई वो मुझे नहीं, वो लेकिन याद है। उस वक्त क्या हो गया कि अचानक जब ये चीफ मिनिस्टर बन गई पहली बार, तब जाके करुणानिधि ने बोला अरे ये तो ब्राह्मण है, क्योंकि वो कन्नड़ा ब्राह्मण थी, वो भी तमिली नहीं है, तमिली ब्राह्मण छोड़ो, वो तमिली भी नहीं थी। तो तमिल जब करुणानिधि करुणानिधि भी बोला तो तमिल नहीं है, करुणानिधि भी तमिल नहीं है। नहीं तो सुनो ना, तो ये करुणानिधि ने बोला अरे ये तो ब्राह्मण है, तो मेरी समझ में नहीं आया ये साला क्या है। तो मैंने वो जो मेरा तमिली दोस्त था पेरेस, उसको बोला ये क्या बोल रहे हैं, तो उसने वो पूरी हिस्ट्री 3 घंटे बैठा कर मुझे समझाई थी कि तब डीएमके ये पार्टी कहाँ से आई है, कहाँ से आई है, तो एंटी ब्राह्मण मूवमेंट से आई है। लेकिन आज उसका चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण है, जिसका नाम जयललिता है, क्योंकि वो कानड़ी ब्राह्मण थी। तो देखो, एक परसेप्शन की लड़ाई होती है, नैरेटिव की लड़ाई होती है। तो नैरेटिव में हम कंटेंट भूल कैसे जाते, कंटेंट कैसे। आज आज उठकर राहुल गांधी जोर शोर से बोलता है ओबीसी ओबीसी, उसकी जात क्या है, उसकी जात क्या है। यार तेरी जात क्या है। हमारे यहाँ भाई जब पहले पेपर चलाता था, वहां एक कम्युनिस्ट था, एक छोटा कंपोजिटर कर्मचारी था, तो वो बोल रहा था जोर शोर से इंदिरा गांधी के बारे में। तो हमारा दूसरा एक बोला अरे यार छोड़ो, ये ब्राह्मण विधवा की पालकी लेकर घूमते हो और हमें समझा रहे हो जात की बात। तो वैसी बात होती है, लोग भूल जाते हैं कि असलियत क्या है, असलियत क्या है। असलियत तो फिर क्या। अच्छा देखिए भाव, मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया था कि देखिए तमिलनाडु में क्या होता है, लेकिन बात हो रही है आंखों देखी की, और आप पूरा इतिहास इतने दिलचस्प तरीके से आपने बताया कि तमाम चीजें जो मुझे भी नहीं मालूम थी पता लगी और बहुत आनंद आया। तो अब तमिलनाडु में क्या होने वाला है, इस पे तो बहुत प्रोग्राम हो रहे हैं, इस पे आगे भी बात करेंगे, और चलते चलते एक सवाल आपसे जरूर पूछेंगे। पर अब जब तमिल राजनीति को आप इतना डिटेल में समझा ही रहे हैं, तो हम कुछ कुछ ऐसे सवाल भी पूछ ले जो मुझे हमेशा परेशान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि भाई तमिल फिल्में, दो बातें, एक तो ये कि भाई पूरे दुनिया में, पूरे देश में राजनीति में पैसे का घालमेल नजर आता है, पर तमिलनाडु में ये एकदम एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है। कहते हैं कि अगर उत्तर भारत में जो सीट 1 करोड़ या 2 करोड़ या 5 करोड़ में जीती जाती है, तमिलनाडु में वो सीट 100 करोड़ में चली जाती है। दूसरी बात, उत्तर भारत में भी फिल्मों का असर नजर आता है, फिल्मी सितारों को लाया जाता है कैंपेनिंग के लिए, पर वो भीड़ जुटाने के अलावा कुछ नहीं कर पाते, उनके कहने पे कोई वोट नहीं डालता। पर साउथ इंडिया में, खासतौर से तमिलनाडु में, तो फिल्मी सितारे मुकद्दर तय कर देते हैं, खुद ही मुख्यमंत्री हो जाते हैं। तो इतना बड़ा अंतर आपको तमिलनाडु में पैसे और फिल्मों का इतना प्रभाव कैसे नजर आता है भाव? इसका कारण जो फिल्म इंडस्ट्री थी, वो प्रोपोगंडा फिल्म ही बनाती थी। मैंने बोला ना, करुणानिधि हो, अन्ना दुराई हो, ये स्क्रिप्ट राइटर थे। इन्होंने डीएमके की आइडियोलॉजी ही फिल्मों में लाई। उसमें एक बढ़िया बात मुझे याद आती है, एक शिवाजी गणेशन का कोई शहीद बनने वाली ऐसी फिल्म थी, उसको फांसी हो जाती है। वो ब्रिटिशों के खिलाफ जो आज़ादी की लड़ाई, वैसी स्टोरी थी। और उसमें आखिर मूवमेंट में, आखिर जो अंत होता है, तो उसमें जो शहीद होता है वो फांसी जाता है। तो फिल्म चली अच्छी, लेकिन ये शायद 70 के दशक की बात है। तो लोगों को पूछा गया, देखने वालों को, कि कैसी लगी फिल्म। तो बोले फिल्म बहुत बढ़िया है, लेकिन एमजीआर होता तो अच्छा होता। तो बोले क्यों? नहीं, एमजीआर तो इससे भी निकल जाता। यानी एमजीआर उस समय का रजनीकांत था, जो हारता नहीं। ये तो गले में फांसी लटका कर मर गया। शिवाजी गणेशन के जगह एमजीआर चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी तिकड़म करके फांसी से निकल जाता। तो इतना बढ़ चढ़ के जो प्रोपोगंडा था, मुझे अभी आज के चुनाव में इंटरेस्ट इसलिए है, पिछले 5 सालों से, कि आहिस्ता आहिस्ता वो फिल्मों का भूत उतर रहा है। कमला हासन बुरी तरह से हार गया पिछले चुनाव, पार्टी बनाई, खुद भी हार गया। और आज अगर विजयकांत आ रहा है, तो कोई भी ओपिनियन पोल उसको थोड़ा भी झुकाव नहीं दे रहा है।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट। तमिल राजनीति मैं मानता हूं कि करवट बदल रही है। अगर आज वहां चुनाव हो रहा है ई पलानी स्वामी और स्टालिन के बीच में हो रहा है, बीजेपी कांग्रेस अपने अपने गठबंधन में है, लेकिन दोनों तरफ में कोई भी हीरो नहीं है, फिल्मी सितारा नहीं है। विजयकांत की जो पार्टी थी वो भी शायद डीएमके या इस गठबंधन में है, लेकिन मेन पार्टी नहीं है। और इसलिए ये चुनाव मेरे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पिछले चुनाव में कोई कमला हसन भी था, वो मार खा गया और स्टालिन जीत गया, तो मुझे अच्छा लगा इसलिए कि पॉलिटिकल विचारधारा की पार्टी जीत गई। तो ये अगर फिल्मों का भूत उतर जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता विचारधारा की पार्टी की तरफ राजनीति और मतदाता मोड़ लेता है, तो आगे चलकर फिर से राष्ट्रीय विचारधारा की राजनीति वहां पनप सकती है। और इसलिए मुझे ये चुनाव उस कारण से इंपॉर्टेंट लगता है। बाबा जी, आपने एक बहुत जबरदस्त बात बताई कि तमिलनाडु में फिल्मों का प्रभाव इतना ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये सारे मुख्यमंत्री स्क्रिप्ट राइटर थे और ये अपनी स्क्रिप्ट में एक खास आइडियोलॉजी, एक खास विचारधारा को पिरो कर परोस रहे थे और प्रमोट कर रहे थे, जो इनकी द्रविड़ आइडियोलॉजी थी। तो ये आपने बड़ी एक रिमार्केबल बात बताई। मतलब मैं इतने दिनों से तमिलनाडु की राजनीति देख रहा हूं, मैं कभी इस बात को समझ नहीं पाया कि वास्तव में ये सब मुख्यतः स्टोरी राइटर थे, स्क्रिप्ट राइटर थे, और इन्होंने बड़ी खूबसूरती से, जैसे हमारे यहाँ बॉलीवुड में एक खास आइडियोलॉजी, एक खास विचारधारा स्क्रिप्ट राइटर्स ने, सलीम जावेद टाइप के लोगों ने प्रमोट की, तो वही काम इन लोगों ने वहां पर किया। तो ये बात तो समझ में आ रही। और वो भी 50 के दशक में कब से कर रहे थे, और जैसा 30 साल पहले। और ये आइडियोलॉजी तो 1920 में 1920 में शुरू की थी पेरियार ने। 1920 से उसने ये एंटी ब्राह्मण एक अपना मूवमेंट चलाया था। अब ये बताएं भाऊ, अच्छा ये भी नजर आता है कि रजनीकांत बार बार भाजपा की तरफ कदम उठाते हैं और बार बार उनके पैर ठंडे पड़ जाते हैं। मुझे लगता है कि कमल हासन का जो हाल हुआ उसको देखते हुए और डर गए होंगे, क्योंकि अगर साउथ इंडिया में आज की तारीख में पिछले 25 साल में जो सबसे पावरफुल फैन क्लब रहे हैं वो रजनीकांत फैन क्लब और कमला हासन फैन क्लब, इतने की भाव इन दोनों के बीच में हिंसक झड़पें होती रही, मारपीट होती रही, वायलेंस होता रहा है। तो ऐसे में जो इनका आपको हाल नजर आया कि कमला हासन का, जो कि एक क्रिप्टो क्रिश्चियन है, उनका भाई तो बाकायदा पादरी है, तो जो कमला हासन की दुर्गत देख के मेरे ख्याल से रजनीकांत ने मन बना लिया कि साहब हमें राजनीति के रास्ते जाना ही नहीं चाहिए, मान लिया। लेकिन वो कहीं से राजनीति में कोई प्रचार करते प्रसार करते भी भाजपा के लिए नजर नहीं आते, जबकि ये बात बड़ी साफ है कि उनकी जो सहानुभूति है भाजपा के साथ है। अब जो विजय का सवाल है, वो कह रहे हैं कि मैं सरकार में डीएमके के खिलाफ हूं, विचारधारा में भाजपा के खिलाफ हूं। और भीड़ तो बहुत आ रही है, बहुत जबरदस्त भीड़ आ रही है वहां। तो अब कई लोगों का ये तक कहना है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि ये भाजपा और एआईडीएमके और डीएमके की लड़ाई में विजय एक वाइल्ड कार्ड बन के मुख्यमंत्री पद तक भी पहुंच सकते हैं। कई लोगों का यह भी मानना है कि हंग असेंबली आ सकती है। अगर हंग असेंबली आई तो कोई बात नहीं कि भारतीय जनता पार्टी और एआईडीएमके और एनडीए जिसको कहते हैं, स्टालिन को किनारे रखने के लिए विजय को बाहरी सपोर्ट देकर मुख्यमंत्री बना दे। तो ऐसी कैसी संभावनाएं आपको नजर आती भाव? मुझे विजयकांत के बारे में बड़ा होप नहीं। विजयकांत ये साउथ का प्रशांत किशोर हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। चुनाव के नतीजे आने के बाद जैसे प्रशांत किशोर का नामो निशान मीडिया में नहीं है। साउथ का केजरीवाल नहीं हो सकता बाबू? नहीं, केजरीवाल तो देखो, केजरीवाल पॉलिटिशियन है, वो करप्शन करने के लिए पॉलिटिक्स में आया। थलपति का वैसा नहीं, थलपति को करप्शन की जरूरत नहीं है ना, उसको फिल्मों से बहुत सारा पैसा मिल रहा है। केजरीवाल तय करके आया था कि किसी मिनिस्टर के लिए पैसा हड़प करूंगा और उसको आधा हिस्सा दूंगा तो मैं पूरा हिस्सा लेता हूं ना, मैं पॉलिटिशियन बन जाता हूं। इसके लिए केजरीवाल पॉलिटिक्स में आया। थलपति विजय की वो बात नहीं है, उसको वो अब पैसा मिल गया, लेकिन जब तक सत्ता नहीं होती तब तक ये। एक समय नवल टाटा भी चुनाव लड़े थे ना 71 में, तो सत्ता का वो आकर्षण होता है कि हम इनके सामने कटोरा लेकर क्यों खड़ा हो जाए। तो ये इस ढंग से आता है, सोच आती है। विजयकांत ने भी किया था, कमला हासन ने किया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए, क्योंकि जो करिश्मा, देखो एक बात होती है, पॉलिटिशियन अपने तरीके से लोगों को
इकट्ठा करना एक बात होती है, लेकिन उनको मैनिपुलेट करना अलग बात होती है। जो एमजी रामचंद्रन को पॉसिबल हुई थी, जो अपने किसको क्या बोलते हैं उसको, जयललिता ने करके दिखाई थी, ये इनके बस की बात नहीं है। जयललिता या एमजीआर भीड़ से नेता नहीं बने, वो पॉलिटिकल मूवमेंट से आए। डीएमके से अलग होकर एमजी रामचंद्रन ने अपनी पार्टी बनाई। वो अपनी पार्टी बनाने के पहले पॉलिटिकल एरेना में थे, क्षेत्र में थे। जैसे जयललिता उनकी पार्टी में 4 साल से थी, उसके बाद पार्टी के लिए काम किया उन्होंने। ये अचानक से आते हैं कि मुझे पार्टी बनानी है, मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है, तो वो नहीं चलता। कमला हासन हो या थलपति विजय हो, ये पॉलिटिशियन है नहीं। जयललिता मुख्यमंत्री बनने से पहले, अपने नाम पर पार्टी चलाने से पहले पॉलिटिक्स में थी, ये बात मत भूलो। भाव, एक आपका आधे घंटे का एक वो रहता है बैरियर, तो आधे घंटे हम लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन चलते चलते एक सवाल जो सबको परेशान कर रहा है, वो जरा उस पर प्रकाश डालें। भाई, तमिलनाडु में चुनाव होने जा रहा है, महिला आरक्षण भी हमने देख लिया, उसको किस तरह डीएमके ने विरोध किया ये भी हमने देख लिया। अब एक सवाल, बोलिए। एक सवाल जो ये आ रहा है सामने कि साहब, जो अन्नामलई को किनारे किया गया पलानीस्वामी की जाति के होने के कारण, एक जमाने में आपने देखा लोकसभा चुनाव अन्नामलई के ऊपर दांव लगा के लड़ा गया, अकेले लड़ा गया, 3 गुना वोट भी हो गया। लेकिन आज अन्नामलई काफी प्रचार भी कर रहे हैं। वो तमाम लोग जो कह रहे हैं कि अन्नामलई भाजपा से नाराज है, वो गलत साबित हो जाते हैं जब आप देखते हैं कि अन्नामलई गांव-गांव, जिले-जिले जाकर प्रचार कर रहे हैं, बड़ा घनघोर प्रचार कर रहे हैं। लेकिन लोगों का कहना है कि अन्नामलई को, पलानीस्वामी को देखते हुए उनकी अन्नामलई की जो बलि दी गई, लोग कहते हैं। हालांकि मेरा कहना है कि अन्नामलई लंबी रेस के खिलाड़ी हैं और इस समय पलानीस्वामी की जरूरत है, और दोनों एक ही जाति से आते हो। पलानीस्वामी की जिद थी कि आप अन्नामलई को सामने ना लाइए, तो ये अन्नामलई को बैकग्राउंड में कर दिया गया। भाऊ, आप क्या इसको एक गलत कदम मानते हैं भाजपा की तरफ से? मैं नहीं मानता। इसका कारण ये है कि देखो, समय अनुसार किसी न किसी को त्याग करना पड़ता है। बड़े भले के लिए, बड़ी चीज के लिए आपको थोड़ा तो अपना त्याग करना पड़ता है। तो आज अगर अन्नामलई के लिए पिछली बार बीजेपी ने पलानीस्वामी को अलग रख के देखा है। आज ये बात है कि उदयनिधि ने जब हिंदू सनातन को वायरस बोला है, तो उसको कट छट करना जरूरी है। और इसमें अगर अन्नामलई को साइड में रखकर स्टालिन को न्यूट्रलाइज करना है, तो अन्नामलई को शहीद करना पड़ेगा, क्योंकि स्टालिन ये सबसे बड़ा धोखा है। देखो, एक बात होती है जो इब्न खालदून की थियरी है कि अरब कल्चर जो है, उसने, इब्न खालदून ने बताया कि भाई भाई आपस में लड़ते रहते अरबों में, लेकिन जब बाप और बेटे इनमें सवाल उठ जाता है तो सब भाई मिलकर बाप के खिलाफ होते हैं। लेकिन जब परिवार की बात आती है कि चाचा और बाप में झगड़ा होता है, तो बाप बेटे इकट्ठा हो जाते। तो तुम्हारे दरवाजे के सामने पड़ोसी आकर गाली दे रहा है, तो फैमिली पूरी एक हो जाती है, उसको भगा देती है, और दरवाजा बंद हो गया तो आपस के झगड़े फिर शुरू हो जाते हैं ना। उसमें कौन सी बड़ी बात है? हम वसुधैव कुटुंबकम बोल रहे हैं ना, तो वो तो वही है ना। कुटुंब में साथ रहेंगे, झगड़ते भी रहेंगे, और झगड़ना ही हमारा सोशलाइजेशन होता है। बात समझो, एक शब्द बोले वसुधैव कुटुंबकम, उस पर जाओ मत। कुटुंब यानी कि एक फैमिली अथॉरिटी है, उसके नीचे चुपचाप रहेंगे, वैसा नहीं होता है, आपस में भी झगड़ेंगे। तो इसलिए अन्नामलई जो है वो आगे चलकर, उसकी उम्र है, पलानीस्वामी की उम्र आगे गई है, तो आज पलानीस्वामी का इस्तेमाल करके जमीन आइडियोलॉजी का फायदा उठा के अगर स्टालिन और उदयनिधि को मार्जिनलाइज किया जा सकता है तो वो करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट गोल की तरफ देखना पड़ता है, हमें पहुंचना कहाँ है ये भी देखना पड़ता है। और इसलिए मैंने किसी को एक जवाब दिया था कि वो जो
जसकीरत को पहचानने वाला कोई ड्रग का जो उनका दो नजदीकी है वो पहुंचता है पाकिस्तान में, वो पहचान लेता है ये हमजा नहीं है, ये जसकीरत है। तो वो बाथरूम में उसको लेके जाता है और बोलता है जसकीरत घर की याद नहीं आती, तो ये सावधान हो जाता है और उनमें झगड़ा हो जाता है और जसकीरत यानी हमजा उसको मार देता है। तो वो पूरा ब्लेम वो आलम शरबत वाला अपने सर लेता है, उसको बोलता है देख तेरे को बड़े काम करने, तू निकल जाए यहाँ से, ये सब मैं मेरे सर पे लेता हूँ। और खुद हमजा आकर बाद में उस पर ही गोली दाग देता है। तो वो समझते हो पूरी जो स्ट्रेटेजी होती स्क्रिप्ट होती है उसमें एक छोटा हिस्सा अन्नमलाई होता है, शरबत बेचने वाला आलम एक छोटा हिस्सा होता है। तो जब बड़ी पिक्चर देखते हो ना तो ये छोटे छोटे चीजों पर अटक जाओगे। जैसे विंस्टन चर्चिल बोलता है घर से निकलेगे तो 100 कुत्ते भौंकेंगे, हर कुत्ते को पत्थर मारते बैठोगे ना तो भूल जाओगे कहाँ पहुंचना है। तो कहाँ पहुंचना है इस पर ध्यान रखो और चलते रहो। भाऊ एक तो आप ये हर एपिसोड में धुरंधर का एक आध सीन बताते हैं, मैंने अभी धुरंधर पार्ट 2 देखी नहीं है। जब आप बताने लगते हैं मुझे लगता है कि मेरी फिल्म खराब हो जाएगी, तो मैं अपना दिमाग खाली कर लेता हूँ, ना सुनने की कोशिश करता हूँ, मुझे लगता है मेरी फिल्म खराब हो जाएगी। लेकिन चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लेता हूँ भाऊ। नहीं, एक बात समझाता हूँ कि धुरंधर 10 बार देखो तो भी वो फ्रेश लगेगी। इसका कारण वो स्टोरी नहीं है, वो स्टोरी नहीं है, वो मैं प्रोपोगंडा ही मानता हूं, मैं उसको एजेंडा मानता हूं। प्रोपोगंडा फिल्म में आदर्श धर की बहुत, आदित्य धर का बहुत प्रशंसा हुई है, मैं उसके एडिटर की प्रशंसा करता हूं, क्योंकि एक ही फिल्म थी उसने 2 बनाकर दिखाई है। पहले पार्ट में हीरो है ही नहीं, सिर्फ विलन है, और दूसरे पार्ट में पूरी परिस्थिति विलन है और अकेला हीरो है। तो वो एक साथ शूट हो गई और टुकड़ा यहाँ का वहां लगा के पहला पार्ट बनाया, दूसरा पार्ट बनाया। तो इसलिए वो फिल्म के तरीके से नहीं देखनी है, ये हमको गाइड कर रही है, ये सोच से जाओ। उसमें जो गाना है ना, आधी बातें आंखें बोले, आधी बात बाकी आधी खामोशी कह दे, पूरा बंगाल का चुनाव उस लाइन में आया है। बंगाल में आधी बातें आंखें बोलती है लोगों की। बंगाल के वीडियो में देखता हूँ, अलग अलग लोगों के देखता हूँ, क्या बात तो है, मैं जो बोलने वाले होते हैं उनको देखता हूँ। ब्यूटीफुली सेड, कमाल कमाल बोला भाऊ आपने, वेरी गुड, और वेरी जो नाइस। लोग बोलते नहीं उनकी बॉडी बोलती है, आधी बातें आंखें बोले, बाकी आधी खामोशी कह दे, ना हम जुबा की तलाश है। तो मुझे समझने वाली जबान का बोलने वाला नहीं है, तो मुझे उसकी भी तलाश नहीं है, क्योंकि मुझे जो ढूंढना है वो मैं ढूंढ लेता हूँ। भाऊ चलते चलते बता ही दीजिए कि फिर आपने बंगाल के बारे में बहुत कुछ कहा है, और आपके कहने पे बहुत लोगों की, बहुत ढेर सारे बंगाल के लोगों की उम्मीद जग गई है। आपने ममता का जो बताया कि 100 सीट नहीं पहुंच रही, एक बार तमिलनाडु के बारे में भी बता ही दीजिए भाऊ कि मामला कहाँ जा रहा है, आपकी नजर में कितना जा रहा है? नहीं, डीएमके हारेगी, अन्ना डीएमके सत्ता में आएगी, अन्ना डीएमके ने एनडीए गठबंधन सत्ता में आएगा। डीएमके हारेगी, बुरी तरह से हारेगी। मुझे लगता है वो 100 पार नहीं करेंगे, उनकी जो 234 वगैरह कुछ सीटें हैं, मुझे नहीं लगता कि वो 100 पार कर रहे हैं। अच्छी संख्या में गठबंधन सत्ता में आएगा। और बंगाल की बात करो तो बंगाल में अभी जो हुआ है, मैंने उसका एक हेडिंग बोला है, वो यहाँ बोल देता हूँ क्योंकि उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। बंगाल में आईपैक जो है वो तृणमूल कांग्रेस के लिए बॉडी बैग बन गया। ये आईपैक जो है ना, वो क्या हुआ लोगों को पता नहीं है, वो हरी फाइल लेकर क्यों भाग कर आई, क्योंकि आईपैक ही वहां की पार्टी चलाती थी, ममता की, और उसके पीछे जुलाई से पड़ी थी ईडी। पहला छापा 6 महीने बाद हुआ, जनवरी में, लेकिन आईपैक पर काम करना ईडी ने जुलाई 2025 में शुरू किया था।
तो एक फाइल उठाकर ममता ना आईपैक को बचा सकते हैं ना खुद को बचा सकते, इसलिए वो परसों बोल गई ना जो वायरल हुआ है, बचेगा तृणमूल तो फिर मिलेंगे। ये दिल की बात होठों पर चली आई। भाव आईपैक पार्टी चला रही थी, इससे आपका क्या तात्पर्य है? आईपैक का इंसान क्या एम्प्लॉय हाँ, पूरे वो पार्टी मतलब आईपैक हम आईपैक वेस्ट बंगाल में पार्टी चला रही थी जब आप कहते हैं, तो इसका मतलब क्या है? मतलब किस तरह चला रही थी, क्या उनका इम्पैक्ट था इसमें? हर मिनिस्टर को क्या डिसीजन लेना है और उस डिसीजन से होने वाला फायदा कौन से खाते में जाने वाला है वो तैयार करने वाला एक एक इंसान तृणमूल के हर नेता के कंधे पर बैठा हुआ था। जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट चलती है तो वहां हर मिनिस्टर के ऑफिस में आरएसएस वाला होता है। यानी बहुत कम आईपैक लोगों जो को है ये बात आईपैक जो है टीएमसी की आरएसएस थी। हाँ, लेकिन वो कारपोरेट लेवल पर चलती है, आरएसएस एक एजेंडे पर चलती है, ये कारपोरेट लेवल पर चलती है कि कितना पैसा आएगा, व्हाइट में कितना होगा, ब्लैक में कितना होगा, ये कैश में होगा तो कहां से कहां जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, तो आईपैक उसमें पकड़ी गई है। आईपैक ये ममता दीदी का पिंजरे में बंद तोता है जिसमें ममता की जान है। तो हरी फाइल लेने के लिए गए थी, वो भी तोते के कलर की फाइल है। देखिए भाऊ, ये मैं भी कहता रहा हूं और बहुत ही मैं समझता हूं। अभी उस दिन हम लोगों ने इसको आपके नाम से ट्वीट भी किया कि अगर बंगाल में ममता हारती हैं तो बंगाल जीत जाएगा, और बंगाल में ममता जीतती हैं तो भारत हार जाएगा। तो ये उनका ममता की और खासतौर से स्टालिन की, इन दोनों की हार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप भरोसा दिला रहे हैं और आपकी बातों पे भरोसा होता भी है, आपकी भविष्यवाणियां सही निकलती भी हैं। और चलिए, आज तमिलनाडु की राजनीति का काफी रंगारंग कार्यक्रम रहा, मुझे बहुत आनंद आया भाऊ। मैं नहीं जानता व्यूअर्स तो बहुत मजे ले रहे थे। जैसे मैंने आपसे पूछा, मैं शिवाजी गणेशन और जिमनी गणेशन के बीच में कंफ्यूज हो गया था। उसमें हमारे एक व्यूअर पूछ रहे थे कि जो वीरप्पन आप मंत्री बता रहे थे, क्या वही वीरप्पन बाद में स्मगलर बन गया था क्या? तो नहीं, तो नहीं, तो आज 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 भाऊ आपने इतना बढ़िया पूरा एक, और खास तौर से भाई फिल्में और राजनीति, यही दोनों आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, और इन दोनों का आपको तमिलनाडु में जो घालमेल नजर आता वो तो कहीं नजर आता ही नहीं। तो बाबू 40 मिनट हो रहे हैं, आपसे मैंने वादा किया था आधे घंटे का, तो आप आए और आपने दर्शकों को तमिलनाडु की राजनीति का बैकग्राउंड और इतिहास आंखों देखी जो आपने देखा है वो बताया। आपका बहुत बहुत आभार। नहीं, मेरे लिए इम्पोर्टेंट, जाते जाते बोल दूं, मेरे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए ये दोनों बॉर्डर स्टेट है, वो फिर से राष्ट्रीय प्रवाह में आनी चाहिए, मेन स्ट्रीम में आनी चाहिए। और तमिलनाडु में भाऊ हम एलटीटी का जमाना देख चुके हैं भाऊ। एलटीटी में क्या हुआ है हमने देख चुके हैं कि किस तरह तमिलनाडु को भारत से काटने का, ग्रेटर ईलम बनाने का, एक अलग तमिल राष्ट्र बनाने की वो सारी साजिश हम देख चुके हैं। उस जमाने में तमिलनाडु में केवल एक पॉलिटिशियन थी जो एलटीटी वालों के खिलाफ खड़ी हुई, जो ग्रेटर ईलम के खिलाफ खड़ी हुई, जो राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ खड़ी हुई, और उसका नाम था जयललिता। वो डंके की चोट पे एलटीटी के खिलाफ और सारी ताकतों के खिलाफ खड़ी। ये भाई वो भूलता नहीं जयललिता का ये कंट्रीब्यूशन। नहीं, इसीलिए तो दोनों स्टेट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बीजेपी जीतेगी, एनडीए आएगी, इस लेवल पर उसको देखता नहीं। वो नेशनल प्रोसेस में फिर से लौटेंगे ये दो प्रांत, हाईएस्ट है, शुरुआत होगी। इसलिए मेरे लिए वो चुनाव के नतीजे इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, बड़ी बात कह रहे हैं भाऊ कि बंगाल में ममता बनर्जी और तमिलनाडु में स्टालिन का हारने का मतलब है कि बंगाल और तमिलनाडु, ये दो बड़े राज्य राष्ट्र की मुख्य धारा में लौट आएंगे। ये बात भाजपा के जीतने हारने की बिल्कुल नहीं। यही देखिए, दिस इज ये भाऊ का ब्रिलियंस, इसको समझिए। वो कह रहे हैं भाजपा जीते हारे इससे कोई लेना नहीं। ये बात मैं हमेशा कहता रहा हूं कि हमने भाजपा का ठेका नहीं लिया। बड़ी बात यह है कि बंगाल और तमिलनाडु जो राष्ट्र की मुख्य धारा से ही कटते चले जा रहे हैं, फिर दोनों ही बॉर्डर स्टेट्स हैं,
दोनों में विदेशी ताकतें क्या क्या कर सकती है हमने दोनों में ही देखा है। ऐसे में वहां पर ममता का बंगाल में और तमिलनाडु में स्टालिन का हारना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमको दोनों ही राज्यों को राष्ट्र की मुख्य धारा में वापस लाना है। भाऊ, आपका आने का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। और अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।